ऑप्टिक्स, एनीवन? सर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दो तरह के होते हैं। हाँ तो सबसे पहले ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो मैंने तो उसमें स्पेसिफाई नहीं किया आइदर रे और वेव, जस्ट ऑप्टिक्स लाइट ओनली। के नेचर को स्टडी करना। लाइट का नेचर, ओके। और लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। डुअल नेचर होता है। और सबसे पहले पूछूंगी व्हाट इज लाइट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने लिखा ऑप्टिक्स, ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंदर क्या आता है? लाइट। तुम बोलते हो ना स्टडी ऑफ लाइट, और इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो लाइट में तुमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? Electric and magnetic waves perpendicular and perpendicular to the direction of propagation. अच्छा, ये तो बड़ा यार कॉम्प्लेक्स है ना, डेफिनेशन बता दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इसके हिस्ट्री में आते हैं। सबसे एक सिंपल वर्ड होता है वेव, ठीक है। क्या मतलब होता है वेव का? व्हाट इज वेव? अगर कोई बोले कि ए वेव इज मूविंग, है ना, जैसे साउंड वेव है, साउंड भी एक वेव है ना, जा रहा है, तो क्या मतलब होता है वेव का? कोई फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस, ओके। विच? compression and rarefaction. तो वो तो सिर्फ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। अगर कहते हैं अपना ट्रांसवर्स वेव हुआ, तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल, उसके अंदर कंप्रेशन और ये नहीं होंगे ना, उसमें अप डाउन वाला मोशन होता है। हाँ, पार्टिकल ऊपर जाता है नीचे आता है। तो अगर जो अपना करेक्ट जो डेफिनेशन है उसके अंदर हम कंप्रेशन या रेयरफैक्शन नहीं बोल सकते। दिस इज वन ऑफ द काइंड यू कैन से। हाँ, it is a form of disturbance which is capable of doing work. Like, it is a form ओके, of energy. यस। अगर तुमको एक सिंगल वर्ड के अंदर किसी कह मतलब कि है ना, एक ऐसा इंसान जिसको फिजिक्स नहीं आती है बहुत ज्यादा, जिसको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लैम्डा इनके बारे में कुछ नहीं पता है, उसको अगर तुम कहोगे वेव, तो वेव का जो सिंपल मीनिंग होता है दैट इज एनर्जी। और जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, या फिर वो कह सकते हो कि मोमेंट, कि एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ पे सपोज हमारे पास में एनर्जी था ये ई, इस एनर्जी को मैंने यहां से यहाँ पे भेज दिया। कैसे? विदाउट नेट चेंज ऑफ मीडियम। ये जो मीडियम है ना, इसके ये यहाँ वाला मीडियम है, ये पूरा इनके बीच का मीडियम जो है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं वेव। कि वेव के अंदर जो एनर्जी है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है विदाउट नेट चेंज ऑफ मीडियम। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो पूरा जो फिनोमिना है जिस प्रोसीजर से ये यहाँ पे गया, तो इसको बोलते हैं वेव। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक इंसान यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और यहाँ पे तुम्हारे सिर के ऊपर फैन है, ये रखा हुआ है फैन, और यहाँ पे इसका वो है ना स्विच बोर्ड है, इसको ऑन करना है। कैसे करोगे स्विच बोर्ड को ऑन? सबसे पहले इसको अपने घर में लगी, इसने इसको बोला कि यार स्विच ऑन कर दो, इसने बोला नहीं अपने खुद नहीं जाऊंगा मैं, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको बोला, और इसने स्विच ऑन कर दिया। इसने स्विच ऑन कर दिया, फैन हमारा चल गया। बताओ, जब फैन चल गया तो ये जो है बी सी डी और ई, इनके अंदर कोई आया चेंज, आया कुछ? इसने यहां से बात सुनी और इसको पास कर दी, बस। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। कि एक डिस्टरबेंस था, वो जो अपना डिस्टरबेंस है दैट इज माय एनर्जी। यहाँ एनर्जी यहाँ से आई और उसने आगे पास कर दी, उसने अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखी। तो ये जो फिनोमिना है,
दिस फिनोमेना इज वेव। इसको वेव बोलते हैं। वेव के अंदर एनर्जी ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब वेव के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बोलो बोलो। विच कैन travel without a medium. yes, which can travel in vacuum also ये स्पेसिफाई करना जरूरी है also, बिकॉज मीडियम है तो भी सही है भाई। लाइट हमारा हवा के अंदर भी चलता है ना। हम यहाँ पे हैं, हमारे पास में एटमॉस्फेयर है, सन से जो लाइट आ रही है हम तक पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, और मीडियम में भी कर सकती है। जैसे कि अगर काफी लोगों ने कहते हैं चश्मा पहना होगा इस टाइम, तो जो लाइट है या फिर कोई भी रे है वो तुम्हारे चश्मे के थ्रू तुम्हारी आंखों में गई है ना, तो चश्मे का जो ग्लास है दैट इज द मीडियम। तो जो वेव था वो मीडियम के थ्रू भी पास हुआ है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। केमिस्ट्री के अंदर जो तुमने चैप्टर किया था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तुमने पढ़ा होगा, राइट। हमारे पास खूब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, एक्स रे, माइक्रोवेव रे, रेडियो वेव और ये, ठीक है। ओके, फिर हमारे पास में अब मैं इंट्रोडक्शन कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों का, अभी अपना ऑप्टिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। फिर एक वर्ड आता है स्पेक्ट्रम, बोलते हैं हम उसको। क्या होता है स्पेक्ट्रम? डिफरेंट एनर्जी की वेव्स जब साथ में आती है और कलर्स, समटाइम जो कलर दिखता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बैंड ऑफ कलर्स, मतलब लाइट जो स्प्लिट होता है डिफरेंट एनर्जी। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम पूरे टोटल स्पेक्ट्रम का पार्ट है। यस, तो तुमने पूरा फिजिक्स वाला डेफिनेशन बता दिया, वेरी गुड, क्योंकि तुमने फिजिक्स ही अब तक पढ़ा है, तो फिजिक्स का डेफिनेशन इज राइट। एक्चुअल में अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो स्पेक्ट्रम कोई ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का वर्ड है। स्पेक्ट्रम इज द इंग्लिश वर्ड। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अरेंजिंग एनीथिंग इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। तुम किसी भी चीज को किसी भी ऑर्डर के अंदर कर सकते हो। जैसे तुमको बोला गया कि बॉयज, जैसे कि तुम्हारा पूरा क्लास है, जैसे कि तुम्हारा बैच है 11th एनटी इवनिंग बैच, ठीक है। इस बैच का मैंने एक अपना एग्जाम लिया और एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स को मैंने लिख दिया कि जो ए है उसके मार्क्स 40 आए, बी के मार्क्स 50 आए, सी के मार्क्स 60 आए, डी के मार्क्स 70 आए। तो दिस इज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ मार्क्स। एक स्पेसिफिक इसमें ऑर्डर है, दिखा ना इसको मैंने किस ऑर्डर में लिखा है, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम। तो बताओ इस वाले स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, कौन सा स्पेक्ट्रम है ये? लाइन, बैंड या कंटिन्यूस? कंटिन्यूस। लाइन है यार। अरे लाइन। क्योंकि 40 के बाद सीधा 50 आ गया ना, अच्छा ये ओके, हाँ ये है मुझे ना। लगा। तो ये हमारा बन गया लाइन स्पेक्ट्रम बन गया। अगर मुझे अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना है तो तुमको सपोज मैंने ले लिया तुम्हारी हाइट है, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी हाइट 150 सेंटीमीटर थी, अभी तुम्हारी हाइट हो गया अपने वो कितना 150 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो तुम्हारा जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा आएगा? कंटिन्यूस आएगा, बैंड आएगा या फिर कंटिन्यूस? क्योंकि हाइट अगर 50 सेंटीमीटर से 150 तक अगर तुम पहुंच गए हो तो मतलब इसके बीच के सारे पॉइंट तुमने कभी ना कभी तो कवर किए ही हैं। तो दैट इज द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम हुआ, हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनका हमको स्पेक्ट्रम क्रिएट करना है, तो हमको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सबको अरेंज करना है। तो वो जो ऑर्डर है वो हमारी मर्जी है, हमने ले लिया भाई। हमने बोला कि ठीक है उनको फ्रीक्वेंसी के टर्म में अरेंज कर दो या फिर वेवलेंथ के टर्म में अरेंज कर दो। तो मैंने ऐसे कर दिया कि सपोज ठीक है मैंने इसको लैम्डा की फॉर्म में अरेंज कर दिया। वेवलेंथ यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ जो मेरा वेवलेंथ आएगा टेंस टू 0, क्योंकि मतलब
एग्जैक्ट 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा टेंड्स टू इनफाइनाइट, बहुत ही हाई वेवलेंथ वाला। सो दिस इज माय कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर मैं बात करूं उसके अंदर लाइट, तो नाउ विल टॉक अबाउट लाइट। क्या होता है लाइट? सर एनर्जी। ओके, एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है यार। एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग इन अ फॉर्म ऑफ वेव। वेव, वो तो क्या Sir, बोलते हैं, it is a साउंड part भी of है, electromagnetic spectrum uh, which is visible to us. विच इज सर बट ओके सारे ओके विजिबल तो नहीं होते ना। एक सेकंड, मुझे ये बताओ, कैन वी सी लाइट? No, sir, we can't. हाँ, But sir, we can't. हम Light is the लाइट medium through which we can see. हम But लाइट को we can नहीं use देखते हैं, light to बट see. यस, लाइट के वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लाइट तो एनर्जी है ना, एनर्जी को थोड़ी ना देख सकते हो। सपोज तुम बोलोगे कार है, वो जा रही है, तो तुमको कार दिखती है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना दिखती है। तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अगर तुम एक अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हो तो तुम्हें कुछ नहीं दिखता है ना, सब कुछ ब्लैक। लेकिन अगर उसी कमरे के विंडो खोल दोगे, लाइट आएगी, तो उस लाइट से तुमने क्या देखा? लाइट को देखा या ऑब्जेक्ट को देखा? ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट Object. देखा। ओके, अगर सपोज मैंने लाइट को नहीं किया, वहां पे कि ये कर दिया अपना, क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव चालू कर दिया, तो माइक्रोवेव के अंदर कौन सी होती है वेव्स? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, क्योंकि इसीलिए उसको माइक्रोवेव बोलते हैं। तो क्या माइक्रोवेव की वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखते हैं? नहीं। नहीं। No, sir. जैसे कि मैं एक्सरे है, क्या एक्सरे की वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमको, जब जब हमारा एक्सरे बनता है तो स्पेशल वो लगाते हैं ना, फिल्म लगाते हैं, फिर उसको किसी केमिकल के अंदर करते हैं, तो हमको एक्सरे दिखता है। वी कैन नॉट सी एक्सरे और उसका इम्पैक्ट विद अवर नेकेड आइज। तो लाइट जो है, उसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम का एक सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन फॉर आवर आईज, ह्यूमन आईज, जो अपने इंसानों को दिखता है। हम किसी और एनिमल या उसके लिए इसकी बात नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत और कोई वेवलेंथ भी दिखता हो। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन आई, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम एक ऐसा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन फॉर ह्यूमन आई। भाई हम किसी और के बारे में नहीं बात कर सकते ना, उसके बारे में हमको नहीं पता। हो सकता है उसको और कोई भी अपने दिखता हो, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। क्या होता है इसका ऑर्डर, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 400 to 700 क्या चीज? 400 to 400 750 to नैनोमीटर। 700? अच्छा, 750 तक शायद। 750। तो देखो, इसको अलग अलग उसमें देखोगे ना, बुक्स में देखोगे तो हर जगह तुमको अलग अलग ना दिखेगा। कहीं पे वो 38 से 3800 में आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 75 तक लिखा होता है, कहीं पे 78 तक भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मतलब अलग अलग टाइप का थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो उसके अंदर कुछ वो नहीं है। तो जनरली जो हम लिखेंगे वो, अगर मान लो अप्रोक्सीमेशन वाला लिख देते हैं, तो 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से 7400 आर्मस्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर तुम अलग अलग बुक्स में देखोगे तो ये तुमको दिखता है। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम है। इस वाले स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो कौन सा जो कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है? वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? वायलेट, है ना। सर तो ये लो, वायलेट तो बड़ा होता है ना, 750 होता है ना। नहीं भाई, वो रेड होता है सबसे वो बड़ा रेड wavelength। होता है। उल्टा होता है। हाँ। सबसे जो ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो कहते हैं अपने रेड का होता है। ये यहाँ पे अगर इसके बीच में ऑर्डर बनाओगे तो थोड़ा बहुत अपने और बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे तुम्हारा ब्लू आ गया भी, है ना,
फिर बीच में वो येलो आ जाएगा। ये येलो जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आता है ना, तो यहाँ पे मान लो येलो आ गया। और ब्लू के बाद में और कौन सा आता है? ग्रीन। 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 ग्रीन, तो अपना ब्लू के बाद में ग्रीन आ गया। और ये पूरा कंटिन्यूस होता है। देखो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये हमारे पास में पूरा कंटिन्यूस होता है। ये तो मैंने ये बना दिए हैं लाइन, क्योंकि जो कलर होता है वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास कलर के इनफाइनाइट वो होते हैं, शेड्स होते हैं। तो ये जो चीज है इसको लाइट बोलते हैं। ये हमारे पास में लाइट है, ठीक है। तो लाइट इज a small part of spectrum of electromagnetic wave which is responsible for vision, ठीक है। अब तुमने केमिस्ट्री के अंदर देखा था लाइट का डुअल नेचर होता है। हाँ सर। क्या 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 होता है? एक होता है वेव, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल एंड वेव नेचर। पार्टिकल। ओके। तो ऐसा हमने क्यों बोला कि लाइट के डुअल नेचर होता है? सर अगर चीज की, अगर जैसे लाइट के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है बट उसमें मास नहीं है, रेस्ट मास नहीं है, डायनामिक मास है, ओके। तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया। हमेशा डायनामिक मास रहता है ना लाइट में। हाँ, अगर स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी तो फिर वो रेस्ट मास नॉट डिफाइंड होता है। ओके ओके ओके, चलो मुझे बताओ कि अगर हम ये बोलते हैं कि लाइट इज ए वेव, और ये हाइपोथेसिस है या फिर लॉ है? सर हाइपोथेसिस है। तो जैसे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड। ऑब्जर्वेशन, हाँ सर। हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि हाँ मैं इस चीज को इससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो ऐसी चीजों को हाइपोथेसिस बोलते हैं ना। तो देखो हमने क्या किया, लाइट जो है वो बहुत सारे काम करती थी। हमने देखा यहाँ पे देखो इसका का रिफ्लेक्शन भी हो गया, देखो इसका रिफ्रैक्शन भी हो गया, इसका डिस्पर्जन भी हो गया, पोलराइजेशन भी हो गया, ये सब हो गए। तो हमने देखा तो कुछ कुछ एक्टिविटीज थी, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्जन और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब चीजें लाइट में हो रही थी। और किसी किसी ने देखा कि और कुछ भी हो रहा है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक अपना इफेक्ट भी हो रहा है। ये चीजें दुनिया में हो रही थी, हमको उनको एक्सप्लेन करना था कि इनको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये वाली, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बोला कि हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि लाइट इज वेव। अगर लाइट वेव है तो ही ये चीजें हो सकती हैं, नहीं तो नहीं हो सकती। फिर हमने देखा कि नहीं, हमारे पास तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उससे हमारे पास क्या बोलते हैं, ये भी हो रहा है, अपना फोटो इलेक्ट्रिक अपना इफेक्ट भी हो रहा है। और इस चीज को मैं एक्सप्लेन किससे कर पाया था कि लाइट इज ए पार्टिकल। ठीक है ना। तो फिर हमने बोला कि इसका डुअल नेचर है। हमने कोई ऐसा नहीं किया, देखो लाइट के पास कुछ होता नहीं है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि भाई लाइट जो है वो इसमें आता है, डुअल नेचर में आता है। अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमने केमिस्ट्री के अंदर पूरा पढ़ लिया है ना, एच म्यू वाला वो करते हैं, E इक्वल टू एच म्यू करके फिर हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ये तुमने पढ़ लिया है। हम इस चैप्टर के अंदर इफ आई टॉक अबाउट ऑप्टिक्स, अब मैं इसके आता हूँ ऑप्टिक्स की, इसके ऊपर डेफिनेशन। तो ऑप्टिक्स की जो डेफिनेशन है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। अब बताओ इस डेफिनेशन के अंदर जो भी वर्ड्स हैं वो तुमको सबके मीनिंग तुमको पता है। तुमको पता है लाइट क्या होता है, तुमको पता है ये क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, बस हमारा छोटा सा डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ अपना झंझट ही नहीं है। तो इतना सही है, हाँ भाई क्लियर? यस ठीक है। अब बात करते हैं वेव की। वेव हम जब बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पार्टिकल जैसे तुम बोलते हो ना ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास में मास तो होगा ही, है ना। जैसे अपने मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्ट बोला, तुम एक अपना कहते हैं राउंड बनाते हो और उसके ऊपर मास लिख देते हो m। तो वैसे ही जब भी मैं एक वेव आता हूं तो किसी भी वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वेव के पास में क्या क्या होना चाहिए,
लैम्डा वेवलेंथ। सबसे पहले स्पीड, ठीक है, फिर वेवलेंथ एंड देन frequency. फ्रीक्वेंसी। ये हमको पता होना चाहिए। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल तुम्हारे पास में, एक बॉल को तुमने यहां से फेंका और वो कहीं और चला गया, तो तुम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर लोगे, तुम बोल दोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका एवरेज स्पीड आ गया। बट हाउ डू आई कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सर मेन पोजीशन पॉइंट बना लेंगे और उसको एक कर्वेचर में आने के लिए कितना टाइम लगता है वो हमारी स्पीड हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर मेरे पास में एक्सरे है तो एक्सरे तो मुझे अपने दिखता ही नहीं है। सर बट उसका हाँ ओके। भाई जरूरी थोड़ी ना कि कोई वो मुझे जैसे कि स्ट्रिंग वेव है, स्ट्रिंग वेव को यू कैन विजुलाइज क्योंकि स्ट्रिंग तुमको दिखता है। स्ट्रिंग के अंदर अगर तुमने एक, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन को तुमने स्टार्ट कर दिया तो वो तुमको दिखता है कि देखो जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास में एनर्जी का पैकेट है एक, ये मान लो एनर्जी है, इस एनर्जी को इस पॉइंट से यहां तक जाने में, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस है टी और टाइम लगा है टी, तो हम बोल देंगे कि स्पीड कितना हो जाएगा डी अपॉन टी। कि एक जो एनर्जी है, क्योंकि हमारा मीडियम जो है वो मूव ही नहीं कर रहा है, वेव का जो डेफिनेशन था उसमें हमने यही बोला था कि यहां से तुम यहां गए, फिर ये जो मीडियम था इसने ऑसिलेट किया, भाई एक बार यहां हुआ एक बार यहां हुआ, इससे लिया और इसको दे दिया, तो उसने सिर्फ ऑसिलेट किया। तो देयर आर टू थिंग्स, अपना वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना। तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ वेव, कि यहाँ जो एनर्जी थी इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस मुझे पता है और ये यहाँ तक जाएगा तो मैं कह दूंगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड मैं स्पीड के बारे में अगर कुछ बोलूं तो इफ मीडियम इज होमोजीनियस, क्या मतलब होता है होमोजीनियस का? हर जगह सेम है। यूनिफॉर्म, सेम है। मतलब हर जगह उसकी जो, चाहे कह दो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी सेम है, देन स्पीड विल बी सेम, ठीक है। एंड वेव विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी एनर्जी है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऑसिलेशन, क्यों? उसको किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, बिकॉज अवर मीडियम इज होमोजीनियस। लाइट का है ना रिफ्रैक्शन क्यों होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वन मीडियम चेंज हो गया तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, इसलिए वन डिफ्लेक्ट होती है। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये हमारे पास है मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम करता है डिसाइड कि इस मीडियम के अंदर कितना जाएगा। जैसे कहीं कहीं तुमने देखा होगा कि कुछ कमरे कहते हैं साउंड प्रूफ होते हैं ना, कि उसमें साउंड बाहर नहीं जाता है। तो अगर सपोज तुमने रूम में स्पीकर रखा हुआ है और उस साउंड को बाहर जाना है तो डिसाइड कौन करेगा? दीवार करेगी ना डिसाइड कि तुम्हारा कितना साउंड बाहर जाएगा। तो वो तुम्हारा मीडियम है, मीडियम करेगा डिसाइड कि मैं इस एनर्जी को अपने अंदर से पास होने दूंगा या नहीं होने दूंगा। तो जो स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ से पहले हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का? ऑसिलेशन, Number of oscillations Number of oscillation per पर unit सेकेंड, time. per unit. Per second. ठीक है। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ? जैसे ये तो मेरा मैन है, ये पहले यहां जाएगा, यहां से कुछ अपने पास अपने उठाएगा, फिर वो वापस यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लाके इसको देगा और वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं, कि अपनी मीन पोजीशन से एक बार लेफ्ट में जाओ, एक बार राइट में जाओ और वापस आ जाओ, एक ऑसिलेशन। ऐसी एक्टिविटी इसने एक सेकंड में कितनी बार की है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये हो गया। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं फ्रीक्वेंसी एफ, तो फ्रीक्वेंसी जो चीज है ये डिपेंड करती है सोर्स पे। कैसे?
सपोज कहाँ गया अपना डायग्राम, ये तो इंसान है मेरे पास में ए, इसने 1 सेकंड में 100 टाइम्स में ऑसिलेशन किया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को थप्पड़ मारा, बी ने सी को थप्पड़ मार दिया, सी ने डी को थप्पड़ मार दिया, डी ने ए को थप्पड़ मार दिया, और सबके थप्पड़, सबको अपना हिसाब बराबर रखना है, क्योंकि हमने क्या बोला है कि मीडियम विल नॉट चेंज। तुमने जितने थप्पड़ खाए हैं तुम उतने थप्पड़ मारोगे सामने वाले को। तो ए ने अगर बी को 1 सेकंड में 100 थप्पड़ मार दिए, तो बी जो है वो सी को कितने मारेगा? 100, क्योंकि उसने 100 लिए, उसने उसको अपने पास में कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। ठीक है, तो ऐसे चलते चलते जो आखिरी पॉइंट आएगा, सपोज ये पॉइंट पी आ गया, इसके पास में 1 सेकंड में कितने थप्पड़ आएंगे? 100, क्योंकि 100 ही मारे थे उसने स्टार्टिंग में। तो फ्रीक्वेंसी किसने डिसाइड किया? सोर्स ने। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स करता है डिसाइड, डिपेंड्स ऑन सोर्स। एक बार जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई वही चलती रहेगी हर जगह पे, ठीक है, वो कम नहीं होएगी। लेकिन सपोज यहाँ पे क्या हुआ कि चलो यहाँ पे थोड़ी सी कहते हैं ठंडी थी और यहाँ पे थोड़ी सी अपने गर्मी थी, तो ठंडी के अंदर लोग आराम आराम से मार रहे थे और यहाँ पे गर्मी के अंदर वो जल्दी जल्दी मारने लग गए, तो यहाँ पे स्पीड तुम्हारी बढ़ गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी है। अगर तुम्हारे पास में 1 सेकंड में 5 बॉल आई है, तुमको 5 ही बॉल सामने वाले तक पहुंचानी है। ऐसा नहीं है कि तुम एक्स्ट्रा बॉल कहां से लेके आओगे जब तुम्हारे पास है ही नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है कि तुम उस काम को जल्दी जल्दी कर रहे हो या स्लो कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। एक बार जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गई वो हो गई। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे अपना एफएम रेडियो होता है, तो सपोज हमारा एफएम का जो स्टेशन है वो वनवाशी में है। सपोज एक इंसान खासगर में बैठा है, एक सीवुड में बैठा है, एक पनवेल में बैठा है। तीनों जगह के ऊपर जो एयर की जो अपनी डेंसिटी है वो अलग अलग है, मान लो। तो एयर की डेंसिटी अलग अलग होएगी, तो जो वेव आएगा उसका स्पीड अलग अलग होगा। हमने बोला हुआ है कि वेव का स्पीड अपना मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तो, सेम रहेगी। तो जब तुम उस आवाज को सुनोगे तो क्या आवाज सेम आएगी, अलग अलग आएगी तीनों के पास में? अगर किसी ने और लता The same मंगेशकर का आएगी frequency Same अगर है ना, आएगी। अगर Same उसने एफएम वाले ने और लता मंगेशकर का गाना चलाया है तो सबको लता मंगेशकर की आवाज ही आएगी। ऐसा नहीं है कि किशोर कुमार की आ जाएगी बीच में, क्योंकि सोर्स ने फ्रीक्वेंसी को डिसाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये सोर्स पे डिपेंड करेगी। तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे बात करें, चलो पहले इसकी बात करते हैं वेवलेंथ की। क्या मतलब होता है वेवलेंथ का? एक ऑसिलेशन में तुमने कितना तक ट्रेवल किया है। जब एक ऑसिलेशन हो गया ना, उसके अंदर वेव तुम्हारा कितना आगे चला गया है, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड बाय वेव, कि जो हमारा एनर्जी है वो आगे कितना ट्रांसफर हो गया है 1 सेकंड में। तो बताओ, अगर तुम्हारा स्पीड कम हो गया तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा 1 सेकंड में, नहीं एक कहते हैं टाइम पीरियड में। तो जो तुम्हारा जो वेवलेंथ है वो वन किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड मीडियम। मीडियम पे। तो ये बोलेंगे डिपेंड्स ऑन मीडियम। इनडायरेक्टली क्योंकि अगर, स्पीड हो गया ना। हाँ, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा स्पीड चेंज हो गया तो मतलब कि तुमको पता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। सपोज तुमको 1 सेकंड में एक ही ऑसिलेशन करना है तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। तो अगर, लेकिन अगर तुम्हारा उस मीडियम में स्पीड कम है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? कम करोगे। अगर तुम्हारा स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा करोगे, तो तुम्हारा लैम्डा चेंज हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम बोलते हैं ना Yes. कलर, तो कौन सी हाइड्रोजन एटम में कौन सी जो है सीरीज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है? बाल्मर। बामर आती है ना। हाँ। बामर जो होती है हाइड्रोजन एटम की, जो बामर सीरीज है वो ना विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। ठीक है, उसमें हम बोलते हैं कि इतने लैम्डा का ये आ गया। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे सामने कोई इंसान खड़ा है जिसने कहते थे कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, तुमको वो कलर दिख रहा है, तो उस कलर को डिसाइड कौन कर रहा है? फ्रीक्वेंसी कर रही है या वेवलेंथ कर रहा है?
चलो चलो चलो, उसमें आंसर लिखो अपने चैट वाले के अंदर, ऑप्शन लिखो, मैं देखता हूँ कि क्या 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 लिखते हो। Who will decide the color, frequency or wavelength? शिवेन वेवलेंथ, आर्यन वेवलेंथ, खुशी वेवलेंथ, प्रतीक्षा वेवलेंथ, आर्यन वेवलेंथ। अबे फ्रीक्वेंसी वाला कोई नहीं है क्या? पार्थ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, अनीश वेवलेंथ और तरुण फ्रीक्वेंसी, आशुतोष ये सर वेवलेंथ विल डिसाइड। महक फुल कॉन्फिडेंस में, गुड। और बताओ बताओ, अभी तो कहाँ हुआ, कम ही लोगों ने लिखा है। ओके चलो, इसका आंसर तुमको अपने आप मिलेगा। सपोज तुम्हारे पास में ये एक अपना स्विमिंग पूल है, तुम यहाँ खड़े हो और ये यहाँ पे तुम्हारा ये खड़ा है फ्रेंड, जिसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। तो तुमको इसके जो कपड़े हैं कैसे दिखेंगे? ब्लू दिखेंगे, क्योंकि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है ना, वैक्यूम में आ रही है। ठीक है, अगर ये इंसान इसके अंदर डूब गया तो इसके जो कपड़े हैं तुमको किस कलर के दिखेंगे? सर दिखेंगे ब्लू। ब्लू ही दिखेंगे ना सर। लेकिन जब तुम पानी के अंदर गिर गए तो देखो ना, यहाँ का जो तुम्हारा मीडियम है वो कैसा अलग मीडियम हो गया। तो अगर तुम्हारा मीडियम चेंज हो गया तो कौन कौन सी चीजें विल चेंज? जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, ये कॉम्बिनेशन बन गया वेव का। यहाँ से जो वेव आएगी उसका जो अपना वेलोसिटी है वी डैश रहेगा, जो लैम्डा है वो लैम्डा डैश रहेगा, और ये अपना फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी उतना ही सेम रहेगा। रहेगी। रहेगी। तो अब मुझे बताओ कि अगर पानी के अंदर वो गिर गया तो जो उसके कपड़ों से जो वेव आएगी उसका जो वेवलेंथ है वो तो अलग हो गया। तो वेवलेंथ हो गया, अलग हो गया, तो हमको कलर भी अलग दिखना चाहिए फिर तो जिस जिसने अपने वेवलेंथ बोला था, बताओ इसको एक्सप्लेन करो फिर। हाँ प्रतीक्षा। सर मैंने तो ये सोच के बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हम वेवलेंथ देख के उनका कैरेक्टराइज करते हैं ना। वो सिर्फ हमारे लिखते हैं बेटा, जैसे तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना सिर्फ है लिखा था। क्यों? हम मान के चल रहे हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो भी हो रहा था वो है वैक्यूम में हो रहा था। तो मतलब कि स्पीड ऑफ द फोटोन जो है ना, या फोटोन बोलो या वेव बोलो, वो कांस्टेंट है, वो सबके लिए ही 3 × 10⁸ है। हम एटम के बाहर आए नहीं थे। नाउ वी आर आउटसाइड द एटम, हमारे पास में और भी मीडियम है जहां पे लाइट हमारे पास में जा सकती है। देन वेवलेंथ विल चेंज, बट कलर कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी। अगर तुमने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं तो चाहे तुम पानी के अंदर गिर जाओ या तुम बाहर रहो, वो हरा रंग हरा ही दिखेगा, वन ब्लू नहीं हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो कलर जो होता है उसको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है। जैसे अभी तुमको एग्जांपल दिया था ना एफएम वाला, कि अगर मान लो मैं एफएम के स्टेशन से और लता मंगेशकर का गाना चला, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर तुम किसी और कमरे के अंदर बैठे थे जहाँ पे स्पीड अलग है तो उसकी आवाज किशोर कुमार की आवाज थोड़ी ना बन जाएगी, आवाज तो वही रहेगी ना लता मंगेशकर वाली। मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स थी, हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया कि 93.5 एफएम 93.5 एफएम ही रहेगा वो और कुछ चेंज नहीं हो सकता ना। कि अगर तुमने कमरा चेंज कर लिया तो ऐसा थोड़ी है कि अब तुम 93.5 पे नहीं रहोगे, तुम किसी और पे करोगे तो वो चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है, लैम्डा कैन चेंज। तो कलर होते हैं, जो साउंड होता है, ये सब जो होता है ना डिसाइड, वो फ्रीक्वेंसी से होता है डिसाइड। ओके हाँ, किस किस ने बोला था फ्रीक्वेंसी? पार्थ ने बोला था एक तो, और हाँ सर, तरुण ने बोला था। तरुण ने बोला था। हाँ पार्थ, कहाँ गए बताओ, तो तुमने क्या हाँ सोच के बोला था? सब सब वेवलेंथ पे अगर डिपेंड करता तो जैसे सर पहले तो सर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक सेकंड सर।
सर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, जो एमिटेड वेव्स रहती है उनमें से उसकी कलर जो फ्रीक्वेंसी रहती है उसी पे कलर डिपेंडेंट रहेगा ना। ओके तरुण। सर वो स्पेक्ट्रम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होते हैं, तो मैंने उसी से। तो यार उसमें अलग अलग तो अपना वेवलेंथ भी होता है, और बल्कि तुम जहां भी देखोगे ना हमेशा बातें वेवलेंथ की होती हैं, फ्रीक्वेंसी की तो कोई बात ही नहीं करता है। मैंने भी यहाँ पे भी वेवलेंथ ही लिखा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी लिखा था। तो सिंपली ये देख के बोल सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, येट जो कलर चेंज है वो अगर नहीं हो रहा तो। यस भाई, कलर जो है वो उसका कोर वो है, उसकी एनर्जी है, और कोर एनर्जी जो है ना रिलीज हो रही है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रही है, ऑसिलेशन की वजह से। स्पीड और वेवलेंथ तो बदलते रहेंगे यार, हमेशा बदलते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीन चीजें हैं, किसी भी वेव के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज में ये होती हैं। तो ये हमारे जो ऑप्टिक्स का जो डेफिनेशन था उसको हमने बोला कि ये सब कुछ होता है और इनकी वजह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन ये सब होते हैं। बट हमारे चैप्टर का नाम ये भी नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और यू कैन से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब बताओ इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा? अब तुमको इतने अपने डेफिनेशन अपने बता दिए हैं बनाना, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? तो पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रे और व्हाट इज ज्योमेट्री। क्या होता है? व्हाट इज रे? रे एक लाइन होती है which starts from a राइट, point but goes endlessly। यस। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि तो ये लो, ये एक मेरे पास में रे है, राइट। ओके, अगर मैं बोलूं बीम, तो ये तो रे है ना, इसको मैंने बोल दिया लाइट रे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेड लाइट रेज। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल लाइट रे। तो लाइट रे का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट जो वेव है, उस लाइट वेव को मैंने एक स्ट्रेट लाइन विद एरो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन कि तुम्हारा यहाँ की तरफ जा रहा है, वेक्टर की तरह। बीम, बीम का मतलब होता है, जैसे इसको बोलते हैं ना बीम, पूरा एक अपना गोल गोल, जब हेडलाइट होती है तो हेडलाइट में ऐसे आती है लाइट, सर तो बट उसको नीड बोलते हैं। नॉट की पैरेलल होना चाहिए ना। नहीं, पैरेलल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बीम। अगर तुम्हारा ऐसे जा रहा है ना, जैसे ये सर सोर्स बट है इफेक्ट ये, तो सेम क्रिएट करेगा ना। नहीं हो सकता है इफेक्ट सेम हो, लेकिन उसको अपने बीम नहीं बोलेंगे। जैसे ओके। ये तुम्हारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब से हर तरफ लाइट जा रही है, तो आई विल नॉट से कि ये बीम है, ये तो मैं कहूंगा लाइट इज गोइंग इन ऑल द डायरेक्शन, इसको बीम बोलूंगा। जैसे अपने वो होती है ना लेजर लाइट होती है छोटे वाली, अगर तुमने कभी खेला हो हाँ तो सर। उससे, वो बटन दबाते हैं तो दूर तक जाती है वो, एकदम पूरा गोलू सा बन के, है ना, पूरा सिलेंड्रिकल पाथ बन जाता है, हाँ इसको बोलते हैं बीम। तो बीम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल लाइट रेज। ठीक है, फिर ये बनता है ज्योमेट्री। इसका मीनिंग तो सबको पता ही है, ज्योमेट्री क्या होता है? डायग्राम्स, कोई भी अपना जो ज्योमेट्रिकल फिगर। तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? जैसे एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है यार वो तो अलग अलग होता है ना। जैसे मान लो कि तुमको किसी बिल्डिंग का वो बनाना है, ये क्या बोलते हैं, तुम अपने बिल्डिंग को देख रहे हो, तो बिल्डिंग के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट है जहां से तुम्हारी आंखों में लाइट आ रही है। ठीक है, तो अगर तुम उसका एक्चुअल कहते हैं डायग्राम बनाओगे तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वी विल अंडरस्टैंड और स्टडी, ठीक है, दीज ऑल फिनोमेना जो हमने ऊपर लिखे थे ना, ऑल ऑप्टिकल like reflection, refraction, etc. with help of ray diagram। अब देखो ये आ गया रे डायग्राम, इसलिए मैंने इसको बोला रे ऑप्टिक्स डायग्राम। अगर मैं काफी सारे रेस को बना के ट्राइंगल वगैरह बना दूंगा तो वो क्या बन गया, ज्योमेट्रिकल अपना ये बन गया ना, फिगर बन गया।
इसलिए हम इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। हम अगर तुमसे कोई बोलेंगे कि एक मिरर के सामने आदमी खड़ा हुआ है, उसका इमेज बनाना है, तो तुमको पूरा आदमी, अच्छा सा आदमी बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको ऐसे नहीं बनाना है उसके हाथ पांव, नहीं, तुम सीधा बस ये लो, ये आदमी बन गया, सिंबॉलिक। हम सारे ऑप्टिकल फिनोमिना को, ये एक्चुअल कहते हैं अपना वो है डायग्राम है, खैर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, रे डायग्राम। हम इसको स्टडी करेंगे, हम सारे जो अपने वो बनाएंगे ना, कहते हैं डायग्राम वगैरह बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे। इसलिए चैप्टर का नाम हमने रखा रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, सही है भाई, किसी को कुछ डाउट? ओके, अब बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखता है। हमने बोला था कि लाइट हमको नहीं दिखता है, बस लाइट की वजह से हमको ऑब्जेक्ट दिखता है। तो जैसे एक चीज होती है व्हाइट लाइट, क्या मतलब होता है व्हाइट लाइट का? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। अगर मैं सारे के सारे जो अपना विजिबल स्पेक्ट्रम है ना, सबको एक साथ ही डाल दूंगा ना, तो हमको वो जो कलर है वो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा व्हाइट। अगर मैं बोलूं मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट विद अ सिंगल कलर। तो हम उसको अच्छे लैंग्वेज में बोल देते हैं सिंगल वेवलेंथ कलर। सिंगल वेवलेंथ लाइट। अब तुम बोलोगे सर वेवलेंथ क्यों बोला, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बोला? बल्कि जो एक्चुअल वर्ड है वो था फ्रीक्वेंसी होना चाहिए ना, वेवलेंथ थोड़ी होना चाहिए, है ना? यस, तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ही लिखना चाहिए, लेकिन एक कहता है जनरल ट्रेंड बन गया है कि यार हर जगह वेवलेंथ वर्ड काम में लेते हैं, इसलिए लिख दिया। हम मान के चल रहे हैं कि सब कुछ वैक्यूम में ही हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं। एक्चुअल हमको पता होना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका ना जो मतलब इंटरप्रिटेशन है वो हमको क्या लेना है। अब जैसे कि एक बात बताओ, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रेड, ये एक ऑब्जेक्ट है रेड, ये ऑब्जेक्ट रेड है, इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं इसको अंधेरे में रख दूंगा तो कैसा दिखेगा ये मुझे, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, it would not be visible. नॉट विजिबल। हाँ? अगर इसको It would अंधेरे में not be रख दूंगा visible. तो इट विल बी ए ब्लैक फॉर मी ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर मैं इसके ऊपर, मैंने क्या हुआ, विंडो ओपन किया और इसके ऊपर वो लाइट आ गई, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास में सन है, यहां से आ गई लाइट, सारी की सारी लाइट आ रही है इसके ऊपर, वो वाइट लाइट। अब क्या होगा, अब लाइट सारी एक्सेप्ट visible हो जाएगा। अब जो Reflect लाइट है करेगा। वो इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाएगी। हमको ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए। अगर हमारी आंखों में लाइट नहीं आ रही है तो हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो रेड कलर की जो लाइट है वो मेरी आंखों में आ रही है, और बाकी सारी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई है। इसलिए मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ने किस कलर का दिख रहा है, रेड का। मतलब उसने रेड के अलावा बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर ऐसे कोई कलर मुझे ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसने सारे की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रखा है, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट व्हाइट है, एक डाउट है हाँ सर, लाइट बेसिकली एनर्जी होती है, yes. तो अगर मैं किसी चीज जैसे किसी ब्लॉक पे मैं लाइट डालूं और बहुत सारी लाइट डालूं, तो बेसिकली उसको एनर्जी मिलते जा रही है, तो वो मूव नहीं होना लेकिन नहीं 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 नहीं, अब उसकी भी तो है ना प्रॉपर्टी की, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा कि क्यों नहीं करेगा भाई। जो उसकी जो आउटर सरफेस है, जो बाउंड्री है, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना भाई। जैसे कि एक कमरा है जिसको तुमने साउंड प्रूफ बना दिया, उसका मतलब क्या होता है साउंड प्रूफ का, कि इस वॉल के अंदर वाइब्रेशन जा ही नहीं सकते हैं। तो वाइब्रेशन आगे नहीं जा रहा, मतलब कि साउंड आगे नहीं जाएगा।
तो अगर मैंने कोई ऐसी सरफेस बना दी जो कि जो भी तुम्हारा जो वाइब्रेशन है उसको अंदर जाने ही नहीं दे रही है, तो क्या उसके अंदर लाइट जाएगी? और अगर सर सारी चीजें एब्जॉर्ब हो गई तो ब्लैक दिखेगा हमको, क्योंकि हमारी आंखों में कुछ आ ही सर नहीं रहा। बट हम लोग कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हैं उस ब्लॉक को, तो वो एनर्जी हाँ, कहाँ जा रही है? मूव तो करना चाहिए ना ब्लॉक। क्यों मूव करना चाहिए? किसने बोला कि जो भी एनर्जी होती है हमेशा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही आती है? हीट की फॉर्म में भी तो आ सकती है ना। हाँ भाई अगर तुम बाहर कहते हैं धूप में खड़े हो जाओगे तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद में अपने गर्म हो जाते हो ना। हाँ तो सर। क्या हुआ, जो भी एनर्जी तुमने एब्जॉर्ब की उसने तुम्हारा क्या बोलते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा तुम्हारे पास वही आएगा, वो तुमको आगे लेके जाएगा एनर्जी। ओके सर। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास ये होते हैं डिसाइड। तो दिस इज द रे डायग्राम की यहाँ से मैं लेके आया रे को और आंखों में पहुंचा दिया मैंने। ठीक है। डाउट तो है, हाँ, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है क्या सर। चीज? फ्रीक्वेंसी हाँ हम, रिलेटेड है ओके। सर। जो फ्रीक्वेंसी है वो जितना एनर्जी वो रे को ट्रांसफर करना है वो उस पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे सर जैसे न्यूक्लियर फिजन में गामा रेज निकलते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होता है तो हाँ, उसको बहुत सारा एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ता है अनदर यस, एनर्जी फॉर्म में। तो ठीक फिर है, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं गामा रेज। यस, जैसे हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज भी होते हैं, हाँ, तो कम फ्रीक्वेंसी होता है, यस, तो कम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। यस। तो एनर्जी सोर्स को कितना एनर्जी ट्रांसफर करना है उस पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो हमारी मर्जी है ना। देखो भाई, एक तो होता है मतलब कि अमाउंट, है ना। जैसे सपोज तुम्हारे पास एक सोर्स ये S1 है, एक सोर्स S2 है। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। इसने मतलब कि क्या किया, अगर अपने कलर की बात करूं तो मैंने कलर ले लिया। यहाँ जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये इसके कर रहा है, रेड कलर से कर रहा है। हमको पता है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हर जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी कम होगी ना। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा, तो मतलब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ना। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊं, यहाँ पे जो मेरा ये है वो ये ऐसे जा रहा है। इसने क्या किया कि दो, ये मतलब एकदम सिंबॉलिक है ना। तो हमने दो फोटोन भेज दिए, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। तुमने एक चीज देखी होगी अपने इंटेंसिटी, अपने फोटो इलेक्ट्रिक अपने इफेक्ट में क्या होता है इंटेंसिटी? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, है ना। तो बेसिकली इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ ये फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इनटू h म्यू। तो अगर तुमको एनर्जी को इंक्रीज करना है तो तुम्हारे पास और भी मेथड है। यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन और यू कैन इंक्रीज द पर्टिकुलर वो। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक में इफेक्ट करवाने के लिए तुमको क्या चाहिए था? तुमको एक सिंगल फोटोन ही चाहिए था जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तुम ऐसा नहीं है ना कि दो फोटोन आए, वो दोनों कंबाइंड हो गए, वो पैकेट बड़ा हो गया और तुमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो यहीं से तो हमारे पास ड्रॉबैक था। हमने बोला था कि अगर लाइट वेव नेचर की होती, जैसे तुम अगर धूप में खड़े हो, अगर तुम आधे घंटे खड़े हो तो तुम्हारा जो अपना टेम्परेचर कम बढ़ेगा। अगर तुम वहां पे 1 घंटे खड़े हो तो तुम्हारा टेम्परेचर वो ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई हो रही है, तुम्हारे जो टेम्परेचर वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता फोटो इलेक्ट्रिक अपने इफेक्ट में। भाई अगर कंटिन्यूसली फोटोन आते एनर्जी का अमाउंट बड़ा होता तो कभी ना कभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो आइंस्टाइन ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लाइट के पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है कि एक ही फोटोन चाहिए मुझे जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने के मेरे पास में दो मेथड है, या तो मैं हायर में एनर्जी वाला भेज दूं या फिर कम कम एनर्जी वाले ज्यादा भेज दूं। ठीक है। अब जो न्यूक्लियर उसके अंदर जो होता है उसमें क्या होता है कि हमको हायर एनर्जी वाला चाहिए, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर भी होना चाहिए ज्यादा। भाई तुमको अंदर जाना है न्यूक्लियस के,
जैसे कि अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, सुने हैं नाम इनके? हाँ सर, गामा रेस का सबसे ज्यादा। हाँ, गामा की जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर तुमको दीवार के अंदर, जैसे कि लाइट है, लाइट की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है ना, तभी तो हमारा कहते हैं शेडो बनता है। लाइट आई, तुमने बीच में हाथ डाल दिया, अब लाइट तुम्हारे हाथ के अंदर से नहीं जा सकती है ना, तो हमारा क्या बन जाता है? शैडो। शेडो बनता है। अब अगर तुम्हारे पास में एक्सरे का सोर्स है, तुम अगर एक्सरे के सामने खड़े होते हो तो क्या आता है? फिर वो स्किन के अंदर चले जाते हैं, स्किन के अंदर से निकल जाता है, लेकिन बोन बोन्स के, नहीं निकलते। है ना? तो क्या हुआ, उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा है। तो हमारी जो कहते हैं रिक्वायरमेंट जो थी उस टाइम, वो ये थी कि हमको हाई पेनिट्रेशन पावर वाला चाहिए, लेकिन हमको इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो वन बोन के अंदर से भी ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अगर बोन के अंदर से भी ट्रांसफर हो गया तो फिर हमारा पर्पज ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर तुम एक्सरे की जगह के ऊपर वो मार दोगे ना, गामा रे मार दोगे, तो फिर तो कुछ आएगा ही नहीं ना, खाली स्क्रीन आ जाएगी पूरी, क्योंकि सारे के सारे और निकल जाएंगे पूरे। ठीक है ना? तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट, वहां के लिए उसी टाइप का ट्रीटमेंट। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पे थे। ठीक है? तो हमको ऑब्जेक्ट कब दिखता है? जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है। ठीक है? अब देखते हैं, सबसे पहला जो अपना ये आता है फिनोमेना, वो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हाँ, क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जो कि हमेशा से पढ़ते आए हो, है ना? आ जाती है। यस यस, ओके। तो मुझे बताओ, एक तो होता है सरफेस और एक होता है बाउंड्री, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सरफेस और बाउंड्री। बाउंड्री एंड होके दूसरा सरफेस स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या क्या? बाउंड्री, बाउंड्री पे एक सरफेस एंड होके दूसरा स्टार्ट होने लग जाता है। हाँ मतलब कह सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल जो कहते हैं ना, एक तो होता है बाउंड्री, एक होता है सरफेस। सरफेस थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे कि अगर मैं लिक्विड की बात करूं ना, तो जैसे लिक्विड का एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये। ठीक है? तो इसको बोलते हैं बाउंड्री। दिस इज बाउंड्री। लेकिन थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, थिकनेस कर देते हैं, ये, इसको बोलते हैं सरफेस। बट नीचे वाला तो ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है ना हमारे लिए। नहीं, हाँ, ये जो चीजें हैं ना, ये जो अपने डिस्टेंस है, ये मैं एटॉमिक एनर्जी लेवल पे है। ठीक है? ओके। जैसे 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 एक बात और, कभी जैसे कि सोप लगा के अपने हाथ धोते हैं, या फिर तुमने वो देखा होगा ना, यार बीचेस पे वो मिलता है, सोप का सॉल्यूशन होता है, तुम फूंक मारते हो और वो फिर अपना वो बन जाता है, स्फेरिकल सा बन जाता है, फिर वो उड़ता है। किस किसने किया है? सर सोप बबल ना? सोप बबल जो होता, सबने हाँ किया सर। होगा, राइट? ओके। अब Yes, बताओ, sir. जो सोप बबल का जो है रिंग जो होता है, ये मान लो रिंग है, ये वाला रिंग, इसको तुमने सोप सॉल्यूशन में डाल दिया, तो क्या होता है? इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे आता है ना, लिक्विड आ जाता है, थिन शीट आ जाती है। थिन लेयर आ जाती है एक। ये जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? ये बाउंड्री है या सरफेस? The surface. हाँ, ये एक Surface. सरफेस है, ये एक सरफेस है ना? लेकिन इसके अंदर कितनी बाउंड्री है? दो तो बाउंड्री है, दो बाउंड्री। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे देखूं, sir, ये दोनों साइड पे फिर ऊपर और मैं नीचे। नहीं नहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं, मैं यहां से गया, यहाँ पे क्या है? एयर, राइट? बाहर एयर है, इसके अंदर क्या है? लिक्विड। तो मैं एयर से मैं लिक्विड में गया, तो एक बाउंड्री को मैंने कवर किया। बाउंड्री का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट
जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। इट कैन बी एज थिन एज पॉसिबल, टेंस टू 0 वाला। तो मैं एयर से पानी के अंदर गया तो हमने कितनी बाउंड्री कवर की, 1। अब मैं उस तरफ जा रहा हूं अपने दूसरी तरफ, तो मैं कहां पे हूं, अभी मैं पानी में हूं। फिर मैं पानी से कहां गया, वापस एयर में गया, तो मैंने एक और बाउंड्री को कवर कर दिया। तो देयर आर 2 बाउंड्रीज, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि एक ही सरफेस है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और अन्य डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का चैप्टर आएगा। सरफेस टेंशन हम जब पढ़ते हैं तो उस टाइम इसको काम में लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम इतना मान के चलो कि हम जब भी काम में लेंगे ना वर्ड, तो हम वर्ड काम में लेंगे बाउंड्री, ना कि सरफेस, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हमको एक वो सबसे बाहर वाला ही पॉइंट चाहिए, हमको उसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि whenever a light is striking on a boundary, और एक ऐसी बाउंड्री है लाइट उसके अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये सपोज मेरे पास में एक बाउंड्री है, इसके यहाँ का जो मीडियम है वो 2 है, यहाँ का मीडियम 1, और इस मीडियम की प्रॉपर्टी है कि लाइट कांट गो इन, इसके अंदर नहीं आ सकती लाइट। तो अंदर नहीं आ सकती है तो मैं सिंबॉलिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये लगा के डैश से। इसका मतलब होता है कि लाइट इसके अंदर नहीं आएगी। अब एक लाइट को मैंने यहां से किया, यहां से लाइट आई, ये लाइट का एक्चुअल पाथ था। अगर मिरर नहीं होता, मतलब जो भी अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती, तो दिस इज एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे। अब मैंने इसको सिंबॉलिकली अपने रिप्रेजेंट कर दिया ना, मतलब लाइन से, इसलिए बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। लेकिन जब ये इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो यहां से क्या हुआ ना, बाउंस बैक हो रही है, वापस जा रही है, वापस उसी मीडियम में जा रही है जिस मीडियम से आई थी। ये ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ Angle पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो भी हमारा ऑप्टिकल फिनोमेना है वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर दूं, ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, normal नॉर्मल। ये जो लाइट है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब बताओ मुझे, इंसिडेंट जो रे है उसका डेफिनेशन क्या बनेगा, A light ray falling on a surface. ए लाइट रे विच इज Falling on a surface or incident. मतलब कि तुम बोलोगे कि लाइट रे का वो पार्ट जो कि ऑप्टिकल फिनोमेना वाले पॉइंट से पहले वाला है, ये तो बोलोगे लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इंसिडेंस रे है। ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब लाइट गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं एक बार के लिए बोल दूं P, तो मैं क्या बोलूंगा, 4 पॉइंट P, ठीक है। इसको मैंने बोला I1, इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया N1। तो I1 इज इंसिडेंट रे, ठीक है, N1 इज नॉर्मल, R1 इज रिफ्लेक्टेड रे। और इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मेरा इंसिडेंस एंगल, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्या होता है लॉ, एंगल I should be equal to angle R, and all three lines should be in the same plane. Same plane का मतलब क्या हुआ, I1, N1, R1, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, भाई ये तीनों वेक्टर हैं, अगर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स शुड बी 0।
ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। हाँ भाई ठीक है। सर बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? क्या बात कर रहा है? ओके मुझे बताओ कि देर आर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो इसके लिए ये क्या कंडीशन क्या होती है? हाउ विल यू चेक वेदर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर? सर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। क्रॉस प्रोडक्ट भाई जैसे कि ये हमारे पास में एक ये है ना, प्लेन है एक, इसके अंदर में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोल दिया सी। कोप्लेनर का मतलब होता है इन द सेम। अगर मैं ए और बी की बात करूं तो बी क्रॉस ए कहाँ आएगा? बी से ए पे गया तो यहाँ पे आएगा ना बी क्रॉस ए। हाँ सर। तो ये है बी क्रॉस ए। और इस वेक्टर का और इस वेक्टर का इसका एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो ये तो बी क्रॉस ए इसका सी के साथ में डॉट 0, इसको बोलते हैं, इसको है ना लिखने का ये होता है तरीका कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी 0, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू और वो जो आएगा उसका थर्ड के साथ में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर तीनों, ये जो तीनों हैं, अगर ये तीनों वेक्टर सेम प्लेन में है तो तीनों का जो बॉक्स प्रोडक्ट है दैट हैज टू बी 0। फाइन। तो कभी कभी इसके ऊपर मान लो ना वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना भी आता है, दो वेक्टर को कैसे चेक करना है कि ये जो है ना अपने पास ऑल 3 वेक्टर्स आर इन द सेम प्लेन, तो हमको उसके लिए भी आता है, तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे मैंने बोला ना मतलब इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये कहते हैं रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे लिए है ना रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी और के लिए है ना भी वो रिफ्लेक्टेड। जैसे कि ये हमारे पास में 1, ठीक है, इसके ऊपर लाइट आ रही है, इसके ऊपर लाइट ये आई, इस लाइट को मैंने बोला ए, ठीक है, ये लाइट यहां से यहां गई, इसको मैंने बोला बी, यहाँ पे हमने एक और लगा दिया ये सरफेस, तो यहां से ये लाइट ऐसे आएगी सी। तो ये जो सरफेस है S1, इसके लिए मतलब इंसिडेंस लाइट कौन सी है? जो इंसिडेंस रे है वो कौन सी है? ए। रिफ्लेक्टेड बी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं S2 की, इसके लिए जो इंसिडेंट है वो कौन सा है? बी। क्योंकि ये इसका ये पॉइंट ऑफ है ना रिफ्लेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे जो आ रहा है वो क्या होता है? इंसिडेंस। और ये जो है ये कैसी है? रिफ्लेक्टेड। तो यहां से हमारे पास में वो चीजें आती हैं ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, इमेज किसको बोलते हैं? कोई अगर तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट है तो किसी और के लिए वो इमेज हो सकता है, और वो होगा ही। भाई जैसे बोलते हो ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना ही स्टेशनरी है ना ही मोशन में है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम कौन सा है ना। अगर तुम उसी के रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाओगे तो वो तुमको हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, लेकिन अगर तुमने रेफरेंस फ्रेम को चेंज कर दिया तो फिर तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही ऑप्टिक्स के अंदर भी एनी ऑब्जेक्ट जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो किसी ना किसी और के लिए इमेज है, और जिसको हम इमेज बोल रहे हैं वो किसी ना किसी और के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज अलग अलग, ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो पहले एक सिंपल चीज करते हैं, डेविएशन एक वर्ड होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल से और डेल्टा से। ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर इस वाले सिंबल को काम में लेते हैं। तो जैसे अपने सिंपल एग्जांपल ले, पहले सपोज तुम यहां जा रहे हो, ठीक है, और तुम यहाँ पे अचानक इधर मुड़ गए,
ठीक है, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो तुम अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गए, थीटा या फिर पाई माइनस थीटा? तो सर डेल्टा थीटा। की वैल्यू थीटा होनी चाहिए या फिर पाई माइनस थीटा होनी चाहिए? सर थीटा। 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 तो मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारा इनिशियल वेक्टर है और जो फाइनल वेक्टर है उन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? पहले उनका इंटरसेक्शन निकालते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों जो है डाइवर्ज हो रहे हैं उनका एंगल, है ना? तो इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि डेविएशन आफ्टर वन रिफ्लेक्शन अगर तुमको निकालना है, तो जैसे कि ये हमारे पास में एक सरफेस है, ये हमारे पास से बन गया नॉर्मल, ये हमारे पास में इंसिडेंट लाइट, ये एंगल मैंने बोल दिया आई। तो बताओ व्हाट डेविएशन दिस लाइट विल सफर आफ्टर वन रिफ्लेक्शन? सर पाई माइनस 2 है। तो पहले इसका अपने डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी है इंसिडेंस लाइट, ये इसका एक्चुअल पाथ है। बना लो लाइन, क्या जा रहा है अपना, ठीक है? ये क्या है? एक्चुअल पाथ। अगर ये यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती तो हमारी लाइट चुपचाप इस रास्ते पे जा रही होती, कोई दिक्कत नहीं थी इसकी, लेकिन सरफेस आ गई तो इसको इधर जाना पड़ रहा है। और ये एंगल भी कितना है? आई। अब बताओ, लाइट को यहां जाना था लेकिन वो यहां चलेगी, तो ये यहां की तरफ आ गया ना, ये है हमारे पास में डेल्टा। अब देखो, अब जो अपना डेल्टा है ना, हम हमेशा अपने मैग्नीट्यूड बताते हैं और कभी कभी बोल देंगे कि भाई, अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो अपना डेविएशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, ठीक है? तो जनरली हम यही लिखते हैं पाई माइनस 2i, लेकिन जब स्पेसिफाई करेंगे तो हम लिख देंगे कि डेल्टा इज पाई माइनस 2i, कैसा? क्लॉकवाइज, ठीक है? तो ये अगर तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज क्या 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 फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? इसके अंदर कहाँ पे आ सर गया फ्रेम ऑफ? सर अगर हम उसको उल्टा कर दें तो पीछे से देखें तो मतलब सर अभी तो हम सर आप हाँ सर, इसको हम अगर जिस फ्लिप कर देंगे तो मतलब क्या, तुम समझा नहीं, मैं किसको फ्लिप कर सर दोगे? अगर सर अगर इसका मिरर इमेज रहेगा मतलब फिर तो क्या हो जाएगा? बेसिकली इस डायग्राम को अगर हम पीछे से देखें, अभी आगे से देखने के बजाय पीछे से देखें, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन दिखाएगा। क्यों भाई? ये उसका एक्चुअल पाथ था, यहाँ पे वो जाता और अब वो यहाँ चला गया। सर वो हम बोल रहे हैं कि मतलब अभी तो मतलब जैसे अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा हूँ, अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे से देखूंगा तो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यार वो तो है ही ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसा ही होता है ना। सपोज हम दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो आर्बिट्ररी नहीं हुआ ना ये, हाँ, तो यस लिखना यस, थोड़ा गलत नहीं होगा? तो वही तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं सामने से देख रहा हूँ, तो मैं उसके रेफरेंस फ्रेम में बोल रहा हूँ। दिस ऑल थिंग्स आर इन माय रेफरेंस फ्रेम। अगर मैं मिरर के पीछे की तरफ हूँगा तो ये तो पता ही है ना कि इफ टू पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इच, तो जो इसका क्लॉकवाइज है उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम वॉल के इस तरफ खड़े हो तो जो तुम्हारा क्लॉकवाइज है वॉल के उस तरफ चले जाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा वो तुमसे इतना ही पूछेगा, ये जो चीज है ये तो हमारे लिए है, फॉर अस। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई कैप, जे कैप, के कैप, वो तो हमारी मर्जी होती है ना किसको अज्यूम करना है, वैसे ही हम इसको भी कर लेंगे। हमको आंसर में क्या लिखेंगे, जो हमको एग्जाम में आंसर लिखना होगा वो तो इतना ही पूछेगा कि उसने कितने एंगल का डेविएशन ये किया, फील किया। तो हमारा यही है कि अगर तुम्हारा में इंसिडेंस एंगल आई है, ठीक है, तो तुम्हारा जो है डेविएशन सफर हुआ है वो कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2i। तुमको याद दो वेक्टर के बीच में एंगल जो होता है वो हम हमेशा को कौन सा लेते हैं?
जो अपना 180 से छोटा होता है ना, लेस देन 180 वाला लेते हैं ना। तो ये यहाँ भी हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। अब देखो, सपोज इफ आई चेंज आई बाय अल्फा, मैंने इंसिडेंस एंगल को अल्फा से चेंज कर दिया, देन डेविएशन विल चेंज बाय, हाँ कितना चेंज हो जाएगा डेविएशन? सर -2 अल्फा। I minus 2I minus 2 alpha. अरे रे रे रे, कैसे? सर I में चेंज हो रहा है सर ना। आई कोई अगर आई प्लस अल्फा या से हाँ सब्स्टिट्यूट I कर लेंगे प्लस तो अल्फा या I माइनस अल्फा डाल दिया तो सर जो डेविएशन उसके बाद सबट्रैक्ट कर लेंगे तो अबे सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर बताओ। So 2 alpha. 2 अल्फा 2 अल्फा, दैट्स इट। अगर बोल देखो के बोला था। ये है ना, अबे पाई माइनस किसने बोला था? ये तो है इक्वेशन, इसको को अपने और डिफरेंशिएट कर दो। तुमको इक्वेशन ये पता है ना कि पाई माइनस 2i, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा? डी डेल्टा, इसका 0 माइनस 2 इंटू डी आई। मतलब ये क्या मतलब हुआ? चेंज इन डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन इंसिडेंस एंगल। मतलब तुम इंसिडेंस एंगल में जितना चेंज करोगे, ठीक है, तुम्हारा जो है ना डेविएशन है डबल अमाउंट से चेंज होगा। अब वो देख लो, अगर तुमने इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज किया है तो तुम्हारा जो अपना डेविएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अपना माइनस साइन आ रहा है ना। और अगर तुमने उसको कम किया है तो इसकी वैल्यू है बढ़ जाएगी। तो ये तो हो गया सिंगल के लिए। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। ये हमारे पास में एक मिरर है, मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक हमारे पास में एक यहाँ पे लगा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनके बीच का एंगल दिया हुआ है तुमको, ये एंगल दिया हुआ है थीटा। और एक लाइट यहां से आ रही है ऐसे, हमको नहीं पता कितने एंगल पे आ रही है वो, लेकिन मुझे बोला हुआ है कि एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक बार यहाँ पे हो रहा है। तो मुझसे पूछा फाइंड टोटल डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। भाई हमको नहीं पता कि नंबर ऑफ है ना रिफ्लेक्शन कितने होंगे, तो मैं तुमको स्पेसिफाई कर दिया कि जस्ट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन हमारा टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा। तो इसको करने से पहले एक चीज देख लो, थोड़ा सा हिंट। सपोज तुम यहां थे, तुम यहां चले गए थोड़ा सा, ये एंगल थीटा 1 है, कितना डेविएशन हो गया? हाँ थीटा 1, वन ठीक है। अब ये तुम्हारा एक्चुअल पाथ है, तुम यहाँ की तरफ चले गए वापस। देखो ये यहाँ से मैं ऐसे मुड़ा ना, यहाँ पे अपना एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, ये यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया थीटा 2। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डेविएशन हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2। लेकिन यहाँ पे जाके मैं यहाँ मुड़ गया, क्लॉकवाइज मुड़ गया ऐसे, थीटा 3। तो इस पॉइंट तक टोटल जो अपना डेविएशन है वो कितना हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा माइनस 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 माइनस प्लस थीटा 3। थीटा 2 माइनस थीटा 3। तो वैसे ही इसी चीज को यहाँ पे लगाओ और बताओ क्या आंसर आएगा। सर इंसिडेंस एंगल कितना? हाँ सर इंसिडेंस एंगल कितना? नहीं ना, अज्यूम कर लो कुछ भी, ओके और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा कि जो इंसिडेंस एंगल है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम यहाँ पे अल्फा अज्यूम कर लो उसको, और फिर देखो कि आंसर में अल्फा आता है क्या। उसमें टोटल डेविएशन में थीटा 3 माइनस क्यों किया? क्या क्या क्या?
क्या बोल रहे हो? सो जो टोटल डेविएशन था उसमें θ3 माइनस क्यों किया? थीटा, क्योंकि देखो पहले तुम कहाँ पे मुड़े, एंटी क्लॉकवाइज, θ1, फिर वापस तुम कितना मुड़ गए, θ2 मुड़ गए, और फाइनली तुम कहाँ की तरफ आ गए, क्लॉकवाइज मुड़ गए ना, तो तुम्हारा कम हो डायरेक्शन गया ना। चेंज कर लिया। अच्छा, हाँ डायरेक्शन चेंज कर दिया ना मेरा। पहले भाई यूं कह दो कि ये लेफ्ट 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 जा रहा था, फिर एकदम से राइट चला गया, तो कहते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट वाले को। यस। सर 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो देखो इसमें इंसिडेंस एंगल तुम्हारा आया ही नहीं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी ले लो, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। बताओ इसका यूज कहाँ होता है? ये जो सिस्टम है इसका यूज कहाँ पे कर सकते हो तुम? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप या हाँ पेरिस्कोप। हाँ, अरे जैसे उसके अंदर होता है ना, सबमरीन के अंदर जो होता है, हाँ तो तुमने क्या किया कि दो मिरर के बीच का एंगल फिक्स कर दिया। अब तुमको को डेविएशन फिक्स हो गया, चाहे तुम्हारा इंसिडेंस एंगल कहीं भी हो, चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट को जहां पे आना है लाइट वहां पे ही आएगी। जैसे अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं कैसे। सपोज तुमने अज्यूम कर लिया कि हाँ किस किस का आया भाई, सबका आ गया। ये एंगल सपोज हमारे पास में अल्फा है, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता है कि अगर अल्फा यहाँ की तरफ है तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो कहाँ की तरफ जाएगी, नॉर्मल से अल्फा उस ये, पॉइंट तक जाएगी। ठीक है। तो सपोज मैंने बोल दिया कि ये जो लाइट है ये यहाँ पे, ये एंगल भी अल्फा, ठीक है। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इसका का जो अपनी डेविएशन हुआ है वो कहाँ की तरफ हुआ है, ये हुआ है ना यहाँ की तरफ, ठीक है। तो मैंने सपोज इसको अपने पॉजिटिव बोल दिया यार, वो तो हमारी मर्जी है ना किसको पॉजिटिव बोलना है किसको नेगेटिव बोलना है। तो हमने इसको पॉजिटिव बोल दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा Δ1, तो कितना हो गया Δ1, पाई माइनस 2 अल्फा। पाई माइनस 2। और ये कैसा हुआ मेरा, क्लॉकवाइज हुआ ये तो। अब ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैंने इस पॉइंट पे मेरा किया, ये आ गया मेरा नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अब इतना अच्छा नहीं बना नॉर्मल, कोई बात नहीं, अपन अज्यूम करेंगे कि वो एंगल हो गया 90 डिग्री है। तो ये एंगल मेरे पास में अल्फा है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा है। ये एंगल मेरा इंसिडेंस एंगल हो गया ना, तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। वो कंप्लीट एंगल 90 है, तो मुझे पहले बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले एंगल की वैल्यू, ये वाला। प्लस अल्फा माइनस थीटा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस, सपोज उस एंगल को मैंने बोल दिया वाई बोल दिया, इन सब का समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई की वैल्यू प्लस वाई 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, राइट, है ना। तो ये बन गया मेरा y। तो ये जो मेरा एंगल है इसको मैंने बोला I, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I मेरा बन जाएगा 90 माइनस वाई। तो क्या आएगा 90 माइनस वाई, थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा माइनस अल्फा। अब लाइट यहाँ पे जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो इसका जो कहते हैं ना डेविएशन वाला जो सेंस है वो कैसा है, देखो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ की तरफ आ रहा है, तो इधर वाला भी कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज ही आ रहा है Δ2 भी।
तो जो डेल्टा 2 आएगा वो कितना बन जाएगा, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा। अल्फा। अब दोनों अपने एक ही सेंस के है ना, थीटा 2 भी कैसा है अपना क्लॉकवाइज, थीटा 1 भी कैसा है क्लॉकवाइज। तो टोटल जो डेविएशन बन गया वो हमारे पास में कितना बन जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इन दोनों को ऐड कर दो तो पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई माइनस क्या बन जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो कितना बन जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। अल्फा से इंडिपेंडेंट आ गया। तो इसका यूज देखो कहाँ करोगे, ठीक है, हमने कुछ किया नहीं है, जो हमने किया सीधा अपने और डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाया आ गया। जैसे अगर कहीं पे ये बोला हुआ है कि सपोज ये मेरे पास में एक सरफेस है, एक यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है मिरर, दो ऐसे रखे हुए मिरर, और इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री। एक लाइट यहाँ से आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल 90 डिग्री। तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन वो लाइट कहाँ जाएगी, वापस मतलब पैरेलल ही जाएगी। क्या उसको इस एंगल से फर्क पड़ता है, सपोज ये एंगल थीटा है और ये एंगल मेरे पास में 90 माइनस थीटा है, क्या उसको इस एंगल से फर्क पड़ता है, नहीं नहीं, नहीं, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मुझे पता है कि जो डेल्टा है, डेल्टा आना चाहिए 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 2, मतलब कि पाई, मतलब अगर लाइट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्टिकली अपवर्ड जाना ही पड़ेगा, तो ही तो 180 का डिफरेंस आएगा। तो चाहे मैं इस कॉम्बिनेशन को किसी भी पे एडजस्ट कर दूं, चाहे मैं इस जो अपना थीटा है इसकी वैल्यू कम रखूं, 9, कंपल्सरी नहीं है कि मैं 45 ही रखूं। 45 में तो कह दोगे सर कहते हैं पूरा सिमेट्रिक बना दिया, अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको 30 कर दूं, इसको 60 कर दूं, इसको 15 कर दूं, इसको 75 कर दूं, इन एवरी केस लाइट अगर ये आ रही है तो वो यहाँ पे ही जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, वी कैन कंट्रोल द डेविएशन कि लाइट को कितने पे लेके जाना है। तुम चाहे इंस्ट्रूमेंट को इधर उधर कर दो तो ना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका एक और यूज भी है, इसमें क्या होता है कि इफ यू नो द टोटल एंड डेविएशन देन यू कैन फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ इमेजेस। ऐसा होता है जब किसी आप ग्लास हाउस में जाते हो तो देखते हो कि खूब सारी इमेज बन जाती है, तो उसका जो है डिसाइड करते हैं वो इससे करते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है। तो अगर ये एंगल मुझे पता है तो आई कैन फाइंड कि अगर इस मिरर के सामने अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारी कितनी इमेज बनेंगे, जो कि हम करेंगे एक्चुअल में। तो सबके अंदर कंट्रीब्यूशन इसी का आता है, ठीक है। हाँ भाई, मतलब किसी को कुछ डाउट? तो चलो एक होमवर्क क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन दूंगा होमवर्क का। सपोज ये हमारे पास यह मिरर है, ठीक है, एक लाइट यहां से आ रही है, और वो लाइट यहां जा रही है, और यहां पे हमारे पास में एक स्क्रीन लगी हुई है। तो सपोज यहाँ पे एक हमारे पास ये है, वो मारा हुआ है ना, लेजर लाइट मैंने मारी तो वो यहाँ पे आएगी लेजर लाइट, और यहाँ पे जाके इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। ये हमारे पास में जो लाइट है ये फिक्स है। तुमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सपोज दिया हुआ है, ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है, जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन थीटा, ये एंगल तुमको सपोज दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो तुम्हारे पास है ना मिरर, इसको किसी अपने ओमेगा से अपने रोटेट कर रहा हूं, इसका तुमको ओमेगा दिया हुआ है, इसका सपोज तुमको ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड।
तो इस पॉइंट का स्पीड निकालना है। सपोज ये पॉइंट P है, तो स्पीड ऑफ पॉइंट P, ये क्वेश्चन है। सर वो जो लेजर है वो फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू मिरर है कि फिक्स्ड मतलब नहीं ना, मिरर तो अपना रोटेट कर रहा है ना इस पॉइंट के अबाउट में। ये पॉइंट है, इसके अबाउट में अपना मिरर है ना रोटेट कर रहा है। लाइट इज फिक्स। सब सपोज तुमने अपने छत के ऊपर वो लाइट लगा दी और ये तुम्हारी सामने वाली वॉल है, लेकिन तुम्हारा ये जो है ना मिरर इस पॉइंट के अबाउट में अपना रोटेट कर रहा है और सपोज यहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अपने ओमेगा से घूम रहा है। सर वर्टिकली घूम रहा है ना, मतलब स्क्रीन के अलोंग? हाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर ये यहाँ से ऐसे जाएगा। 40/√3 पता नहीं यार, आंसर नहीं पता मुझे। मैंने तो अभी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है और क्या आपने करके लाना, ओके ना अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा वगैरह लगाना, तुमको थीटा पता है, किसी भी इंस्टेंट पे थीटा अज्यूम कर लेना, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। कंपोनेंट लेना फिर और देखना क्या आता है। ठीक है, फिर ये बोल सकते हैं ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे v परपेंडिकुलर का। लेकिन हमको तो बताओ इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो कहाँ पे होगा? स्क्रीन के ऊपर होगा ना, हवा में थोड़ी हो सकता है वो ये पॉइंट तो स्क्रीन पे है। ओके ये तो तुमको कोई ब्लैक कलर की लाइन बनाई है, दीज आर लाइट रे, ना कि कोई वो नहीं है ना, रॉड नहीं है जो कि घूम रही है, लाइट जा रही है। तो हमको ये ब्लैक लाइट तो दिखेगी नहीं ना हमको, तो यहाँ पे बस ये यहाँ पे वो दिखेगा, पॉइंट दिखेगा हमको तो, बिकॉज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट को थोड़ी देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो हमको बाकी कुछ नहीं दिखेगा, हमको को मिरर दिखेगा, ये दिखेगा, ये हमारा सोर्स दिखेगा और ये पॉइंट दिखेगा। इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखने वाला है। ये तो हमने बनाया है रे डायग्राम, तभी तो बोले ना रे ऑप्टिक्स कि वी विल सी और एनालाइज द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन रे डायग्राम। ओके, यस चलो करना इसको, फिर अपने अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। भेजने हैं क्या ये नोट्स है ना? हाँ सर भेज दीजिए। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।